हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग ईवीएस के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारी जो ये यूनिट चल रही है इसका नाम है, क्या नाम है? जैव विविधता एवं पर्यावरण संरक्षण। तो यहाँ से आपके एग्जाम में हमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, इस यूनिट से पूछे जाते हैं। तो उसी का ये आज दो पार्ट्स हम कवर करेंगे। एक तो देखेंगे हम पर्यावरण से संबंधित जो सुधार आंदोलन चलाए गए, जैसे चिपको आंदोलन हो गया, है ना। इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन हैं, उनके बारे में जानेंगे बहुत अच्छे तरीके से। साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र संघ, जैसे मैंने कल की क्लास में, इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें WWF, IUCN, इन सब के बारे में जानकारी दी थी। तो उनमें से कुछ को हम आज डिस्कस करेंगे, जिनका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है और साथ ही साथ उसके अलावा जिनका मुख्यालय वॉशिंगटन में है, ठीक है, जिनेवा में है। मतलब ये सारी चीजें हम बहुत सारे इसमें कवर करेंगे। उसके साथ साथ फिर मैंने आपको बताया पर्यावरण सुधार आंदोलन, और इसी से रिलेटेड जो कुछ प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको भी हम साथ साथ देखने वाले हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास आपके लिए होने वाली है। चलिए गाइस, फिर शुरुआत करते हैं अपने आज की कक्षा की। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे राष्ट्रीय संयुक्त संघ से, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं उन राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, और उनके बारे में कि उनका प्रेसिडेंट कौन है, स्थापना कब हुई, फुल फॉर्म क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये हमने कल देख लिया था कि क्वेश्चन कैसे बनता है, क्योंकि 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस के क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस पेपर में, जो कि मैंने कल आपको दिखा दिए थे। तो आज हम चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जिनका मुख्यालय, जिन संयुक्त राष्ट्र संघों का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा के स्विट्जरलैंड में स्थित है, उनको हम आज सबसे पहले कवर करेंगे। तो पहला आता है इनमें WTO। सबसे पहले तो आपको इनकी फुल फॉर्म पर फोकस करना है कि WTO जैसे WHO, इनकी फुल फॉर्म क्या है। कई बार फुल फॉर्म से ही डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और ऑप्शन में इतना मैच करते हुए देंगे कि वहां पर थोड़ा सा अंदाजा लगा पाना मुश्किल हो जाता है। जैसे कल WWF का आपने देखा था, तो इसी प्रकार से हमें इसकी फुल फॉर्म बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। WTO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी हिंदी में कहे तो विश्व व्यापार संगठन। WTO की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 1995। आपको सन याद रखना है, चाहे डेट तो रखो या ना रखो, सन ज्यादा महत्वपूर्ण है। सन ही आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछ लिया जाता है कि WTO की स्थापना कब हुई, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे? 1995 में। तो दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन की जो प्रेसिडेंट है, महानिदेशक है, वो कौन है? वर्तमान में अगर बात करें 2021 की हम बात कर रहे हैं, तो महानिदेशक, और ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि पहली बार कोई महिला निदेशक बनी है WTO की, ठीक है। इससे पहले कोई भी महिला नहीं रही है, तो पहली महिला निदेशक है जिनका नाम है नगोजी ओकोंजो इवेला, ठीक है। ये याद रखिएगा, इसमें से कोई भी एक वर्ड पकड़ लीजिए जो भी आपको समझ आए अच्छे से। नगोजी, ठीक है, नगोजी ओकोंजो इवेला, ये पहली महिला निदेशक बनी है। किसकी? WTO की। इससे पहले कोई महिला निदेशक नहीं, महानिदेशक नहीं बन पाई है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए अपने आप में 2021 में, अभी फिलहाल में यही है। आगे बात करते हैं WHO की। WHO की फुल फॉर्म आप सभी जानते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 में। 1948 याद रखिएगा, ठीक है। WHO 1948 में। तो वर्तमान में यहाँ के प्रेसिडेंट है WHO के, ये है टेड्रोस एडहोनॉम, ठीक है। टेड्रोस एडहोनॉम ये यहाँ पर प्रेसिडेंट है
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, विश्व स्वास्थ्य संगठन के, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। दोस्तों WTO की जब हम बात कर रहे थे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसके मेंबर्स की भी बात कर लेते हैं। इसमें 164 मेंबर्स है, ठीक है, 164 देश इसके मेंबर्स है, तो ये याद हो गया। अब WHO के प्रेसिडेंट आपने देख लिए टेड्रोस एडहोनम, ठीक है, ये क्या है, इसके महानिदेशक है। दोस्तों इससे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर थोड़ा सा लेंदी बनाने की कोशिश की उसने, तो इसकी उप महानिदेशक पूछ सकता है, ठीक है, उप महानिदेशक वो पूछ सकता है एग्जामिनर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। किस लिए? क्योंकि भाई ये भारतीय है। उप महानिदेशक क्या है यहाँ के, ये भारतीय है WTO के, जिसका नाम है सौम्या स्वामीनाथन। तो आप सौम्या से याद रख लीजिएगा, ठीक है, ये इंडियन है तो इस वजह से ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। सौम्या नाम याद रखिएगा, उप महानिदेशक है, और महानिदेशक आपने देख लिया टेड्रोस एडहोनम, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे है आपका WMO। देखिए एक जैसे जैसे है लगभग, और कॉमन क्या है इनमें कि इन सबका, जिनको हम अभी देख रहे हैं, इन सबके सबका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो ये बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने ऊपर हेडिंग ही यही डाली है कि जिन जिनका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है वो कौन कौन से संगठन है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। WMO की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ा ध्यान से सुनते हुए चलेगा, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कुछ भी एक्स्ट्रा आपको बिल्कुल भी मैं नहीं देना चाहूंगी, क्योंकि समय के अनुसार जितना सटीक हो सके उतना पढ़ा जाए तो उससे अच्छी बात नहीं है, और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत मेहनत लगी है ऐसे अलग अलग करके इसको अरेंज करने में। तो चलिए WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना स्विट्जरलैंड में कब हुई थी, तो 23 मार्च 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रहेगा। इसके कितने मेंबर्स स्टेट है, तो 191 मेंबर्स है इसके। साथ ही साथ इसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, डेविड ग्रिम्स है। डेविड याद रख लीजिएगा, पूरा नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आपको ऑप्शन में मिलते ही आप फिर आसानी से पहचान पाएंगे। तो डेविड याद रख लेना, ठीक है। इसी प्रकार से ऊपर जो मैंने नाम बताए इनके भी आप एक सिंगल इसमें से एक वर्ड याद रख लेना, जैसे नगोजी, ठीक है। इधर आपको टेड्रोस याद रख लेना, इधर सौम्या याद रख लेना, यहाँ डेविड याद रख लेना, बस इसी से आपका काम बन जाएगा। ओके, आगे देखते हैं ILO की फुल फॉर्म होगी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। कब हुई थी, 1919 में, ठीक है। तो इसके प्रेसिडेंट कौन है, गे राइडर, ठीक है, गे और RYDER राइडर, गे राइडर। तो ये याद रखिएगा आप। और जो सन याद होते हैं ना, सन याद करने में बड़ी परेशानी होती है, ये आपको बार बार रिपीट करने से होंगे, यानी आप इनका रिवीजन करते रहेंगे तो आपको ये याद रहेंगे। क्योंकि सन को याद रखने की यहाँ पर कोई ट्रिक नहीं बन पाएगी, क्योंकि वो सन जितना छोटा है उससे बड़ी तो उसकी ट्रिक ही हो जाएगी, फिर फायदा क्या चीज़ इस चीज़ का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे है UNHCR की फुल फॉर्म क्या होगी, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसको चाहे तो हिंदी में भी याद रख सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय। इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1950 में। दोस्तों इनकी फुल फॉर्म्स को इंग्लिश में याद रखना इजी होता है एज कम्पेयर टू हिंदी में, क्योंकि आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि यू से यूनाइटेड होगा, एन से नेशंस होगा, एच से हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, कुछ इस प्रकार से आप अंदाज़ा भी थोड़ा सा लगा सकते हैं, तो आपका क्वेश्चन बन जाता है। आगे बात करेंगे, आगे आ जाता है आपका UNITAR। इसका मतलब क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च यानी संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना हुई थी 1963 में,
कब हुई थी? 11 दिसंबर 1963 में, लेकिन सन ध्यान रख लेना बस इसका। और बाकी इसके प्रेसिडेंट वगैरह मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके मैं आपको बता दूंगी साथ साथ, ठीक है। इसका इतना ज़रूरी नहीं है याद रखना, आप इसका सन याद रख लीजिएगा बस, कब इसको इस्टेब्लिश किया गया, तो 1963 में। आगे आ जाता है ITC, इंटरनेशनल ट्रेड कॉरपोरेशन, यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र ITC। तो ITC की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है यहाँ पर, इंटरनेशनल ट्रेड कॉरपोरेशन, बस इसके बारे में इतना ही। आगे ITCU की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन यूनिट, यानी अंतरराष्ट्रीय दूर संचार संघ, अंतरराष्ट्रीय दूर संचार संघ, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। इतना हो गया, आगे एक दो और बचते हैं इसी से रिलेटेड, इनको भी जल्दी से देख लेते हैं। तो यहाँ हम आगे देखते हैं, अगला नाम है UNCTAD, मतलब यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। और दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी 1964 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। तो इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? अगर आप इसको स्किप करना चाहें इसके प्रेसिडेंट को तो आप कर सकते हैं, वैसे जानते हुए चलिए, क्लोस एम स्वास, ठीक है, क्लोस एम स्वाब इनका जो है वो नाम है। आगे बात करते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये लास्ट दो है जिनका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है, बस इतने ही हैं जो स्विट्जरलैंड में स्थित है जिनका मुख्यालय वहाँ है, बाकी अलग है, फिर उनकी बात करेंगे। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, मुख्यालय कहाँ? स्विट्जरलैंड में, स्थापना हुई थी 1967 में। आगे बात करते हैं इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, ठीक है, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, इसकी स्थापना हुई 1863 में। कब हुई थी? 1863 में। इसके प्रेसिडेंट कौन है? पीटर माउरर, ठीक है, पीटर माउरर, याद हो जाएंगे आपको, फुल फॉर्म नहीं भूलनी है। एक आपको सन याद रखना है, और जिसके मैंने प्रेसिडेंट बताए हैं ये भी आपको देखना है। और बाकी जो हमने अभी तक ये कि इनका मुख्यालय कहाँ था? स्विट्जरलैंड में था। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग अब देखने वाले हैं जिनका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में स्थित है। तो उन सभी ऑर्गेनाइजेशंस के नाम देखेंगे जिनका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में स्थित है। तो सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण आ गया है इसमें UN, यूनाइटेड नेशन, UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको अच्छे तरीके से। तो UNO की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी, ठीक है। इसके प्रेसिडेंट कौन है? एंटोनियो गुटेरस, एंटोनियो गुटेरस इसके वर्तमान में क्या है? इसके महानिदेशक है, ठीक है। 193 मेंबर्स है UNO के, कितने? 193 मेंबर्स है। और मुख्यालय कहाँ है? अभी हमने जाना, इनका मुख्यालय जो हम अभी पढ़ना शुरू कर रहे हैं, इन सभी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक है। तो इन सभी का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। तो UNO हमने देख लिया। इसके बाद आता है यूनिसेफ, जिसको हम इसकी फुल फॉर्म की अगर बात करें तो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड इसकी फुल फॉर्म है। और हिंदी में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र बाल आपात कोष, इसकी स्थापना हुई थी 1946 में, इसके अगले ही वर्ष, ठीक है, 1946 में। यूनिसेफ, UNO की 1945, यूनिसेफ की 1946 में। मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय भी आपका कहाँ पड़ता है? जल्दी से बताइए अभी। बिल्कुल, न्यूयॉर्क में, ठीक है। सो गाइस, यूनिसेफ के जो फिलहाल वर्तमान में हेड है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम आपको नोट कर लेना है, हेनरिटा, HENRIETTA, हेनरिटा H4, ठीक है, ये इनका नाम है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं यूनिफेम, यूनिफेम की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट फंड फॉर वुमेन, ठीक है। तो ये हो गया, इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। आगे बढ़ते हैं,
तो आगे है यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। आगे बात करते हैं यूएनएफपीए यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। ठीक है, ये संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या नियंत्रण कोष इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। स्थापना कब हुई थी? 1969 में, 1969 में। तो वर्तमान में इसके हेड है डॉक्टर नतालिया केनम। ठीक है, नतालिया से याद रख लीजिएगा इसको। तो ये सभी हमने कर लिया जिनका मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में था। ठीक है, न्यूयॉर्क में जिन जिनका मुख्यालय था और जो इम्पोर्टेंट थे उनको हमने देख लिया है। इन सभी को, ये 6 के 6 आपको 5 है, इन्हीं पांचों आपको एक बार अच्छे से फिर से देख लेने हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। जिनका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है उनको हम देखने वाले हैं। ठीक है, किस किस का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है, जो प्रमुख यहाँ पर संस्थान है। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना वॉशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय। स्थापना कब हुई? जुलाई 1945 में। इसके 189 इसके मेंबर्स है वर्तमान में। और दोस्तों, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है अगर उसकी बात करें तो इसके प्रेसिडेंट है डेविड मालपास। क्या है? डेविड मालपास इसके क्या है? प्रेसिडेंट है वर्तमान में। तो ये भी आपको याद रखना है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में हुई। मेंबर्स कितने हैं? 189। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष या आईएमएफ की स्थापना हुई थी 1945 में ही हुई इसकी भी, लेकिन 27 दिसंबर 1945 में। इसके मेंबर्स कितने हैं? इसके भी 189 मेंबर्स है। दोस्तों, बात करें आईएमएफ के एमडी कौन है, तो वर्तमान में आईएमएफ के एमडी है क्रिस्टलाइना। ठीक है, ये थोड़ा सा आप इसका नाम मैं लिख देती हूँ। तो इनका नाम है क्रिस्टिन लेगार्ड। क्या नाम है? क्रिस्टिन लेगार्ड। ठीक है, क्रिस्टिन लेगार्ड, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंस कोऑपरेशन। तो ये इसका मुख्यालय कहाँ है? सबसे पहले तो आप ये बताइए। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में ही है क्योंकि हम उन्हीं को पढ़ रहे हैं। और आईएफसी की स्थापना हुई थी 1956 में। बाकी इनका आपको कौन हेड है इनका याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा हो जाएगा। आईडीए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी की स्थापना 1960 में हुई थी। इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी है ये मेंबर है वर्ल्ड बैंक ग्रुप की। तो इतना आपको कवर हो गया। ये हमने देख लिया किस किस का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में था। तो इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। अब जिनका मुख्यालय पेरिस में है उनको हम देखेंगे। तो ये सिर्फ 2 ही आपको इसमें याद रखने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे यूनेस्को के बारे में। ठीक है, यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होगी? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में अगर इसको जानने की कोशिश करेंगे तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1946 में और 1946 में ही भारत इसका मेंबर बन गया था। साथ ही इसमें 195 मेंबर है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष जिनका नाम है आंद्रे अजोले। ठीक है, इसको हिंदी में भी लिख देती हूँ मैं ताकि ये हिंदी में आसानी से याद होगा। तो आंद्रे अजोले इनके वर्तमान में क्या है? अध्यक्ष है। इतना आपको कवर हो गया। तो लास्ट बचता है यूईसीडी। यूईसीडी की फुल फॉर्म होगी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना हुई थी 1948। यूईसीडी की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1961 में और वर्तमान में इसके 38 मेंबर्स है। कितने? 38 मेंबर्स है। ठीक है, 38 देश इसके क्या है? सदस्य है।
प्रेसिडेंट इसका याद रखने की आवश्यकता नहीं है। यूनेस्को का याद रखिए, आंद्रे ओजोले, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। तो ये हमने याद कर लिए है बहुत अच्छे तरीके से कि जिनका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में स्थित है वो सभी हमने देख लिए हैं। अब यहाँ से दोस्तों शुरुआत होती है प्रमुख पर्यावरण सुधार आंदोलनों की, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है चिपको आंदोलन। यहाँ से 2-3 बार आपका क्वेश्चन आ चुका है जितने भी टीचिंग एग्जाम है, और ईवीएस में खासकर ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कहाँ आंदोलन हुआ, ठीक है, आंदोलन का नाम क्या है, किस क्षेत्र में वो आंदोलन हुआ, इसके साथ साथ उसमें प्रमुख जो सदस्य थे वो कौन कौन थे, और इन आंदोलनों के पीछे इनका क्या उद्देश्य था, इन सभी चीजों को हम लोग जानते हुए चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पर हम बात करेंगे चिपको आंदोलन की। चिपको आंदोलन कब से कब तक चला, तो 1973-74 तक। और बात करें कि इसकी स्थिति क्या थी, तो चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई, 1973 में। और दोस्तों पहले ना ये जो स्थिति है इसकी गढ़वाल क्षेत्र में, ये जो चमोली आप कह सकते हैं कि एक चमोली जिला था, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पहले आता था, जब तक जो है उत्तराखंड नहीं बना था उत्तर प्रदेश से अलग होकर के। लेकिन अभी ये फिलहाल कहाँ है, उत्तराखंड में स्थित है। आप गढ़वाल हिमालय याद रखिए कि ये स्थिति है, यहाँ इस क्षेत्र में ये चिपको आंदोलन हुआ था, ठीक है। अभी फिलहाल उत्तराखंड के अंतर्गत ये स्थित है, तो ये आपको याद रखना है। इसके प्रमुख कौन थे, इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले, उनका नाम है गोरा देवी, पूछ लिया जाता है इनके नाम भी, गोरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा। ये सुंदरलाल बहुगुणा कई बार पूछे जा चुके हैं, ऑप्शन में मिलेंगे आपको, देखते ही पहचान लेना। और उद्देश्य क्या था, क्यों चलाया गया था ये चिपको आंदोलन, तो दोस्तों वृक्षों की कटाई पर रोक लगाने हेतु ये आंदोलन चलाया गया था। वहां के जो जमींदार लोग थे वो क्या कर रहे थे, वृक्षों को काट रहे थे, जंगलों को काट रहे थे। तो वहां के लोगों ने, वहां की महिलाओं ने जो पेड़ थे उनको क्या कर लिया, उन पर वो लोग चिपक गए, मतलब ऐसे उन्हें पकड़ लिया ताकि वे पेड़ ना काट सके, ठीक है। तो जंगलों को बचाने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था, जिसको हमने नाम दिया चिपको आंदोलन, ठीक है, याद रहेगा बिल्कुल, बहुत फेमस है ये, इसका नाम आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए, याद रहेगा ना। आगे बढ़ते हैं, आगे दूसरा आंदोलन जिसकी हम बात करेंगे, शांत घाटी आंदोलन। इसकी शुरुआत भी 1973 में हुई। शांत घाटी आंदोलन 1973 में चला, केरल के पलक्कड़ आप कह सकते हैं। शांत घाटी आंदोलन आपकी केरल की शांत घाटी में हुआ था। और दोस्तों 1973 में तो इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन ये 1980 तक चलता रहा ये आंदोलन। इसके जो प्रमुख थे या इसका नेतृत्व करने वाले का नाम था सुगाथा कुमारी, ठीक है, सुगाथा कुमारी इसकी नेतृत्व करता थी। आगे बात करें उद्देश्य क्या था, शांत घाटी आंदोलन को चलाने के पीछे इनका उद्देश्य क्या था, तो वो हम देखते हैं। साइलेंट वैली आंदोलन, साइलेंट वैली की यानी शांत घाटी की सुरक्षा के उद्देश्य से शुरू किया गया था, ठीक है। साथ ही एक सामाजिक आंदोलन भी था। यह आंदोलन केरल के पलक्कड़ जिले के सदाबहार उष्णकटिबंधीय वनों को बचाने के लिए शुरू किया गया था। शांत घाटी आंदोलन या शांत घाटी जो साइलेंट वैली है, ये जैव विविधता के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ के जंगलों को बचाने के लिए ही, पर्यावरण के लिए बचाने के लिए ही ये आंदोलन चलाया गया था शांत घाटी में, जो कि केरल के अंतर्गत स्थित है। कई बार यही पूछ लेता है कहाँ स्थित है शांत घाटी, तो आपको पता हो केरल में स्थित है। इसके साथ साथ शांत घाटी आंदोलन कब से कब तक चला, तो 1973 से 1980 तक ये आंदोलन चलता रहा, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे हम लोग देखेंगे मैत्री आंदोलन। तो मैत्री आंदोलन कब चलाया गया, 1994 में उत्तराखंड के चमोली में। और इसके जो प्रमुख थे, जो इसके आप कह सकते हैं नेतृत्व करता थे, उनका नाम था कल्याण सिंह रावत। क्या नाम था, कल्याण सिंह रावत। अब इसमें क्या हुआ, मैत्री आंदोलन में क्या हुआ था, तो 1994 की बात है। कल्याण सिंह रावत ने शादी विवाह में जूता चोरी की परंपरा को खत्म करते हुए दूल्हे द्वारा लड़की के मायके में एक पेड़ लगाने की रस्म शुरू की थी, जो धीरे धीरे
एक आंदोलन में तब्दील हो गए। देखिए कितनी मजेदार है। मैत्री आंदोलन जूते छुपाने के बजाय क्या इस परंपरा को खत्म करके इन्होंने क्या कहा कि भाई लड़की के मायके में एक पेड़ लगाने की रस्म इन्होंने शुरू की थी। बहुत अच्छी, बड़ा मजा आया इसको तो जान करके। तो ये था मैत्री आंदोलन, इसको भूलेंगे तो नहीं आप, ये तो बड़ा एक कहानी की तरह हो गया। तो 1994 में इसकी शुरुआत की गई थी। शुरुआत में तो एक रस्म थी लेकिन धीरे धीरे एक आंदोलन में तब्दील हो गई। कहाँ कहाँ चलाई जाती है ये रस्म अगर बात करें तो उत्तराखंड के चमोली क्षेत्र में, ठीक है। इसको शुरू करने वाले कौन थे, तो कल्याण सिंह रावत थे, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ हम बात करेंगे जंगल बचाओ आंदोलन। जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई 1980 में और ये बिहार की सिंह भूमि में इसकी शुरुआत हुई थी। क्यों? यह मूलतः एक आदिवासी जंगलों का संरक्षण वन क्षेत्र को बढ़ाना इनका उद्देश्य था, ठीक है, जंगलों को बढ़ाना। दोस्तों ये जो आंदोलन था जंगल बचाओ आंदोलन, शुरुआत तो इसकी 1980 में बिहार से हुई, लेकिन धीरे धीरे फिर क्या हुआ, ये आंदोलन झारखंड, उड़ीसा इन सभी राज्यों में भी फैल गया था। और इसमें जो बिहार के सभी आदिवासी कबीले थे वो सबके सब एकजुट हो गए जंगल बचाने के लिए। इन्होंने विरोध किया जंगल काटने वालों का। तो उसके जो मुख्य आप कह सकते हैं नेतृत्वकर्ता थे, उनका यहाँ पर नाम तो नहीं दिया गया है लेकिन स्थान दिया गया है कि बिहार की सिंह भूमि में ये आंदोलन चलाया गया था, इसकी शुरुआत की गई थी। जो हमने अभी ऊपर जाना था चिपको आंदोलन की अगर हमने बात की थी, तो चिपको आंदोलन में आपको देखिए थोड़ा सा और यहाँ पर पता होना चाहिए। चलते हैं, थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं। हाँ, शांत घाटी आंदोलन की हम एक चीज और यहाँ पर जानेंगे। जो शांत घाटी आंदोलन चलाया गया था क्यों, किसके खिलाफ था, तो यहाँ पर पेड़ों को काट के, जंगलों को काट करके एक बांध बनाने की तैयारी थी केरल सरकार की कि यहाँ पर एक बांध बना दिया जाए और उससे बिजली बनाई जाएगी। बिजली निर्माण के लिए यहाँ एक नदी गुजरती थी यहाँ से, कुंती पुंज, ठीक है। तो उस नदी पर एक बांध परियोजना का निर्माण करने के लिए सरकार ने जो है वो दबाव डाला, लेकिन उसके खिलाफ फिर इन्होंने यहाँ पर शांत घाटी आंदोलन की शुरुआत कर दी। तो फिर सरकार को पीछे हटना पड़ा, ठीक है। और फिर इस जो ये एरिया था इसको क्या कर दिया गया, इसको आरक्षित वन घोषित कर दिया सरकार ने। फिर उसको कोई नुकसान, कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। तो ये था शांत घाटी आंदोलन। आगे मैत्री आंदोलन हमने देख लिया, जंगल बचाओ आंदोलन देख लिया। आगे है नवदान्य आंदोलन, ये 1982 में शुरू किया गया। दोस्तों नवदान्य आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1982 में और इसकी जो स्थापना की थी, ये इसकी स्थापना करने वाली, इसकी शुरुआत करने वाली जो इसकी हेड थी उनका नाम था वंदना, ठीक है, वंदना शिवा। और इसके साथ ही इनका लक्ष्य क्या था कि जैव विविधता, पर्यावरण एवं वन्य जीव का संरक्षण कर और जैविक खेती को प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देने का इनका उद्देश्य था, ठीक है। जैव विविधता का संरक्षण करना और साथ ही साथ जैविक खेती को बढ़ावा देना इस आंदोलन का क्या था, उद्देश्य था। और ये कहाँ चलाया गया था अगर इसकी बात करें तो यहाँ दून घाटी के बजाय दिल्ली देखने को मिलता है। तो आप इसको एक बार कंफर्म ज़रूर करिएगा, ठीक है। मैंने जितना सर्च किया उसके अनुसार तो यहाँ दिल्ली बताया गया है कि दिल्ली में चलाया गया था ये आंदोलन 1982 ईस्वी में, ठीक है, नवदान्य आंदोलन। तो ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985। नर्मदा बचाओ आंदोलन मध्य प्रदेश में चलाया गया था और इसके जो प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे वो थे मेधा पाटकर व बाबा आमटे, अरुंधति रॉय व आनंद पटवर्धन, ठीक है। दोस्तों जो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर के द्वारा चलाया गया खास करके, तो इसका प्रमुख उद्देश्य ये था कि यहाँ पर नर्मदा नदी पर एक सरदार सरोवर बांध परियोजना का निर्माण करने की बात चल रही थी। तो उसके विरोध में यहाँ पर ये आंदोलन चलाया गया। देखिए यहाँ पर आप जान पाएंगे इसके बारे में। इस आंदोलन ने बड़े बांधों के विकास की रणनीति पर समर्थित प्रश्न चिन्ह लगाया व उनका विरोध किया। नर्मदा सागर परियोजना, आनंद पटवर्धन व सरदार सरोवर परियोजना का विरोध किया। यानी इस नदी पर जो बनने वाले ये बांध थे
इनका यहाँ पर पुरजोर विरोध किया गया इस नर्मदा बचाओ आंदोलन में, जिसकी शुरुआत 1985 में मेधा पाटकर के द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाता है आपका तरुण भारत संघ। तरुण भारत संघ 1985 में इसकी स्थापना हुई राजस्थान में, और इसके प्रमुख कौन है? राजेंद्र सिंह है। राजस्थान में जल समस्या व उपलब्धता पर यह एक आंदोलन जो है वो केंद्रित था। इसने जल के परंपरागत स्रोतों का पुनरुद्धार व जल संचय के महत्व को जन जन तक पहुंचाया। यानी दोस्तों जो ये आंदोलन चलाया गया था 1985 में तरुण भारत संघ द्वारा, ठीक है, इसके नेतृत्व करता थे राजेंद्र सिंह। राजस्थान से इसकी शुरुआत हुई, और इसमें क्या था कि जितने भी हमारे परंपरागत स्रोत है, जैसे कुएं हैं, नदियां हैं, इनका पुनरुद्धार करना, यानी इनको पहले जैसी स्थिति में लेकर के आना, तो ये इसका क्या था? मुख्य उद्देश्य था। और साथ ही साथ जल का संचय करना भी इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। जन जन तक इन्होंने जागरूकता पहुंचाई इस संदर्भ में। आगे बात करते हैं पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन। पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन ये 1985 में चलाया गया। पश्चिमी घाट गोवा, कन्याकुमारी, इन पर ये इसके खास क्षेत्र थे, और इस आंदोलन को चलाने वाले का नाम है कैलाश मल्होत्रा। यह 80 के दशक का सशक्त आंदोलन है जो जैव विविधता संरक्षण, बड़े बांधों का विरोध व विकास के वैकल्पिक रणनीति के पक्षधर थे। यानी दोस्तों पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन का भी देखिए, ज्यादातर जितने भी आंदोलन हमने देखे इनमें सरकार का विरोध किया जा रहा है कि भाई पेड़ कटने से बचाने के लिए, नदियों को बचाने के लिए, घाट को बचाने के लिए जगह जगह पर बांध बनाए जा रहे हैं। बांध बनने से रोकने के लिए कि बांध ना बना करके कोई और वैकल्पिक आप तरीका निकाल सकते हैं इसके लिए। तो उसी के विरोध में ये आंदोलन चलाया गया था, पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन 1985 में। और कैलाश मल्होत्रा इसके जो है आप कह सकते हैं कि प्रमुख थे या शुरुआत करने वाले थे। तो ये हो गए हमारे प्रमुख पर्यावरण संबंधी आंदोलन। इनसे बाहर नहीं आएगा आपका क्वेश्चन, अगर पूछा जाएगा तो इसी में से आपको देखने को मिल जाएगा आपका प्रश्न। बाकी चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो जाए। तो जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, पिछली 2 क्लासेस में मैंने आपको लगातार इसके बारे में बताया। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी, और ये यूपी टेट 2013 में पूछा गया प्रश्न है। आप इसको याद रखिएगा, बहुत अच्छा है, ठीक है। शायद 2019 में भी ये पूछा जा चुका है। तो ये 2 बार मैंने देखा है आपके प्रीवियस पेपर में, मुझे क्लियरली याद नहीं है दूसरा कब पूछा गया, लेकिन प्रोजेक्ट टाइगर बहुत इंपॉर्टेंट है। 1973 में इसकी शुरुआत हुई, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, ये आपका यूपी टेट और यू टेट दोनों में एक साथ 2011 में ही पूछा जा चुका है। इसमें क्या है, किसी जगह के फ्लोरा और फना सूचित करते हैं। यानी फ्लोरा से आप किसको इंडिकेट करते हैं और फना से किसको इंडिकेट करते हैं? पेड़ पौधे व जंतुओं को, या मछलियों और पेड़ पौधों को, या जंतु और मछलियों को, या पक्षियों और पेड़ पौधों को। तो फ्लोरा और फना से आप किसको रिप्रेजेंट करते हैं? दोस्तों फ्लोरा और फना जो है वो पेड़ पौधे और जंतुओं की उपस्थिति को दर्शाते हैं, सूचित करते हैं, ठीक है। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर हम डिटेल में जानेंगे। फ्लोरा किसी भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाने वाली विशेष वनस्पतियों के समूह को कहते हैं, जबकि फना जो है वो किसी भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतुओं के समूह को कहते हैं, ठीक है। तो फ्लोरा किससे संबंधित है? वनस्पतियों से, और फना किससे संबंधित है? जीव जंतुओं से, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक और सवाल। आगे आपके सामने है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था? ये आपका सीटेट 2011 में पूछा गया प्रश्न है कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। अब जल्दी से आंसर करिए, आपके सामने चारों के चारों ऑप्शन है, सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी वशनाई, या मेघा पाटकर, या AK बैनर्जी। तो जब चिपको आंदोलन की हमने बात की तो हमने जाना था सुंदरलाल बहुगुणा जी का नाम, ठीक है। तो ये प्रमुख रूप से इनके नेतृत्व में इस आंदोलन को बल मिला था। कहाँ चलाया गया था आंदोलन? ये उत्तराखंड राज्य में, ठीक है। उत्तराखंड राज्य के किसानों ने
वृक्ष की कटाई के विरोध को लेकर के यहाँ पर ये आंदोलन चलाया था और वहाँ की स्त्रियां जो है वो पेड़ों को ऐसे चिपक गई थी कि उनको जिससे काटने से बचाया जा सके। आगे एक और प्रश्न आपके सामने है, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। देख लीजिए कितनी बार क्वेश्चन आए हैं यहाँ से। यू टेट में पूछा गया 2011 में, यूपी टेट में 2013 में फिर से पूछा गया, बस क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दिया है लेकिन आंदोलन वही है, चिपको आंदोलन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार पूछा है किस राज्य में है, किस राज्य से इसका संबंध है, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से या उत्तराखंड से। तो अभी मैंने आपको बताया उत्तराखंड से इसका संबंध है। कौन कौन इसके प्रमुख थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा, गोरा देवी और चंडी प्रसाद भट्ट का संबंध इससे है। और ये वृक्ष को काटने से बचाने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। आगे चलते हैं, आगे आपसे पूछा गया है, थोड़ा सा हटके है सवाल लेकिन साथ साथ जानते हुए चलिए। प्रीवियस पेपर में 2 बार पूछा जा चुका है, हो सकता है आगे रिपीट हो जाए, तो इसको देखेंगे क्या पूछा है इसमें। देखिए लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। सामुद्रिक कच्छपों यानी कछुए को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि 150 मिलियन वर्षों से भी अधिक समय से पृथ्वी पर ये उपस्थित है। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक जो संख्या है वो किसकी है, तो ये पूछा गया है। चलिए मैं ही इसका आंसर आपको बता देती हूँ, ऑलिव रीडले। ठीक है, ऑलिव रीडले ये सबसे ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं और इनको हम क्या कहते हैं, जीवंत जीवाश्म भी कहते हैं। किसको, समुद्री कच्छपों को। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रख के चलिएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे आपसे पूछा गया है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु इनमें से कौन सी संस्था कार्य करती है, बताइए। जल्दी से इनकी फुल फॉर्म बताइए मुझे, और फुल फॉर्म को बताते ही आपको इसका पता चल जाएगा कौन सी अंतरराष्ट्रीय स्तर की संस्था है जो कि वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कार्य करती है। अब जल्दी से मुझे आंसर करेंगे आप सभी। पहला ऑप्शन है IUCN। IUCN की फुल फॉर्म क्या होगी, जल्दी से बताइए। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, ये हो गई। अब अंदाजा आप अपने आप लगा लेंगे। आगे है यूनिसेफ। यूनिसेफ की फुल फॉर्म बताओ, तो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। यूनिसेफ की फुल फॉर्म हो गई। तो क्या ये वन्य जीवों से संबंधित है, नहीं, इसका मतलब ये तो यही कट हो गया। अभी इसका हम रोक के रखते हैं, बाकियों की देखते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन क्या ये वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित है, नहीं, ये भी नहीं है। IUPAC की फुल फॉर्म बताओ। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये भी इससे संबंधित नहीं है, इससे संबंधित है IUCN। और IUCN के बारे में बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया था पिछली क्लास में। अब जल्दी से IUCN से संबंधित जितनी भी आप जानकारी रखते हैं, जो भी जानते हैं, फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सी बुक जारी करती है ये संस्था, ये संगठन। ठीक है, जल्दी से बताइए। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना के बारे में जब हमने जाना था 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, काम क्या करती है ये, तो जितने भी संकटग्रस्त जीव जंतु है, पादप है, उनसे संबंधित डाटा को जारी करती है। कौन सी बुक में, रेड डाटा बुक में। तो ये संबंधित है वन्य जीवों की सुरक्षा से। ठीक है, समझ में आ गई बात। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये। आगे चलते हैं। इसी के साथ आपकी आज की क्लास का यहीं पर हम समापन करेंगे। आपको क्लास कैसी लगी जरूर बताइए, और साथ के साथ अगर आपको क्लास पसंद आई है गाइस, तो वीडियो को लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल ना भूले। अपने सभी मित्रों को सजेस्ट किया करिए कि EVS की क्लास चल रही है, अच्छे से सब कुछ समझ में आ रहा है। जो भी आप फील करते हैं वो अपने बाकी साथियों तक आप जरूर पहुंचाया करिए, ताकि सभी आपके इस प्लेटफॉर्म से जुड़ पाए और इस शिक्षा का जो आपके लिए किया जा रहा है उसका आप सभी को लाभ मिले। तो सभी तक इस वीडियो को पहुंचाइए। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी अपना ध्यान रखिए। और इस क्लास की PDF के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया गया है, वहां से डायरेक्टली आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको PDF इसकी मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।